हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। और हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। क्लास 11 का सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी आपको कोई टॉपिक या फिर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना। तो हम लोग वैसे भी जैसा कि मैंने कल पोस्ट किया था कि हम लोग जो वन शॉट वीडियोज़ है उनका सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट कर दिया। मैंने एक एक चैप्टर को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करा है। लेकिन ये वाला जो हम लोग वन शॉट वाला जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं उसमें हम लोग रिवीजन पर्पस से मैं ये सीरीज़ लेके आई हूँ ताकि सारे चैप्टर्स का अब रिवीजन हो जाए। बिकॉज अगर आपने एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है देन वापस से डिटेल से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उनको बहुत अच्छे से देखा है तो वन शॉट वीडियो से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो उसी पर्पज़ से मैं ये रिवीजन सीरीज़ या फिर बोल दो वन शॉट वाली सीरीज़ लेके आई हूँ। एंड बट ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार हमने डिटेल वीडियोस में इतना अच्छे से पढ़ा था, वन शॉट में कुछ भी नहीं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। मैंने एक एक चैप्टर पे 7 से 8 वीडियोस बनाए और एक वन शॉट वीडियो में जो कि 1 घंटे का मैक्स टू मैक्स 90 मिनट्स का हो सकता है, उसमें वो सारी की सारी चीज़ें कंबाइन करना इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग सारे टॉपिक्स लेंगे लेकिन उस टॉपिक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है या फिर जो बेसिक फॉर्मूला है, जो मेन जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखे होंगे वन शॉट वीडियोस काफ़ी, तो आपको आइडिया होगा कि किस टाइप से होते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1, क्लास 11 का चैप्टर 1, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो वही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी ईजी चैप्टर है लेकिन जब आप लोग क्लास 11th में आते हो तो कहीं ना कहीं जब आप फिजिक्स को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ने लगते हो ना तो काफ़ी लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है। और इवन इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं नीट और नीट में नहीं, जी एडवांस के अंदर काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो थ्योरी वाइज इज ईजी बट न्यूमेरिकल वाइज अच्छा खासा है, मॉडरेट लेवल के इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जैसा कि यूनिट का नाम है, सबसे पहले इन दो टर्म्स को समझना ज़रूरी है। मेजरमेंट के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा। मेजरमेंट मतलब कोई चीज़ आप मेज़र कर रहे हो, चाहे टाइम हो, चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे करंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, कुछ भी हो सकता है, आप उसको मेज़र कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यूनिट को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना ज़रूरी है, दैट इज़ PQ। PQ क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल से समझा है, यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। PQ दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी टर्म्स, ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग मेज़र कर सके, ठीक है ना। जिन चीज़ों को, जिस डायमेंशन को हम लोग मेज़र कर पा रहे हैं ना इजीली, दैट इज़ व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज। या फिर हम लोग इसकी जो डेफिनेशन मैंने लिखाई थी वो थी द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे यार सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है क्या मेज़र नहीं कर सकते? हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते। अब इमोशंस ले लो, हैप्पीनेस, सैडनेस, उनको मेज़र नहीं कर सकते हो। कितना खुश हो, ओहो 1 मीटर खुश हो, 1 किलो खुश हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग एक्चुअल में किसी स्केल से, किसी यूनिट से, किसी भी टेक्निक से मेज़र कर सके ना, दैट इज़ व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये टर्म समझ में आ गई। अब जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसमें हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मास, कि कोई भी आपके पास चीज़ है, ले लिया उसका मास, और मास इक्वल्स टू, लेट्स से द मास इक्वल्स टू 3 kg, या फिर ले लो 3 ग्राम, जितना भी उसका मास है, चाहे वो kg हो ग्राम हो। तो यहाँ पे देखो, एक तो आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू कि कितना है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, और एक ये जो सेकंड टर्म आ रही है ना किलोग्राम, जिसको हमने kg से रिप्रेजेंट किया, दैट इज किलोग्राम। ये जो होती है ना वो होती है यूनिट। यहाँ पे क्या हो जाएगी? ग्राम हो जाएगी यूनिट। तो बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, इसीलिए मैं बोलती हूँ 1 PQ इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई यू, वेयर n इज व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज व्हाट यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही टर्म क्लियर हो जाने चाहिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट, जिसको हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज आवर यूनिट। मेजरमेंट अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मेजरमेंट टेक्निक्स होती है, स्केल्स होती है, लेंथ, मास, टाइम, बहुत सारी क्वांटिटीज है, सबके लिए अलग अलग टेक्निक्स एंड स्केल्स रहती है। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ पे हमने पढ़ लिया कि यूनिट एंड मेजरमेंट एक्चुअल में कैसे यूज होने वाला है, किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आ गई, ठीक है। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करूँ ना, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास 2 टाइप की क्वांटिटीज़ होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और सेकंड होती है, ये हो गया फंडामेंटल, सेकंड होती है डेराइव्ड PQs। ठीक है, क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है डेराइव्ड? फंडामेंटल के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगी, फिजिकल क्वांटिटीज होगी जो फिक्स्ड है। ठीक है, अब उनकी हेल्प से अगर हम लोग कोई और फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव कर रहे हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल ही, लेकिन उसकी हेल्प से हमने डेराइव किया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ईजी एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है लेंथ, ठीक है, हमारे पास है टाइम। अभी मैं आपको एक टेबल भी बनाऊंगी जहां पे हम लोग जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम इंटरनेशनल, उसके अकॉर्डिंग जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसी के अंदर लेंथ और टाइम आता है। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ है, टाइम है। अब अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब हम लोग वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और जो वेलोसिटी है ना वो क्या हो जाएगी? हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो बेसिकली जिन क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं वो उस टेबल में नहीं आती है, दैट इज वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? डेराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगी। अब हम लोग वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फिक्स्ड है। और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन बनता नहीं है, बट ये सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट्स बोलते हैं हम लोग इनको, इनकी तरफ से 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले PQ फिजिकल क्वांटिटी बात करते हैं हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट कि उसका यूनिट क्या होगा, देन हम लोग बात करेंगे क्या? सिंबल, कि उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अभी तक तो ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी, और मे बी अगर आप लोगों ने सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, मे बी क्या पढ़ ही लेना चाहिए, एग्जाम का टाइम पास में आ गया, तो कुछ सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेंगे मास, ठीक है, सेकंड ले लेते हैं लेंथ, ठीक है, थर्ड ले लेते हैं टाइम, फोर्थ ले लो आप टेम्परेचर, फिफ्थ ले लो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, 6 ले लो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टू बी वेरी प्रिसाइज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड 7th एंड द लास्ट इज इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है मेरे पास, जहाँ पे जो मास है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, करंट का हो जाएगा एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, और इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी से, ये इनके यूनिट्स से। सिंबल बहुत ही ईजी, किलोग्राम को kg से लिखते हैं, मीटर को m से लिखते हैं, सेकंड को SEC सेकंड से लिखते हैं, केल्विन को K से लिखेंगे, एंड एम्पियर को लिखेंगे A से, मोल को MOL, और इसको CD। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। ये फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, सिंबल क्या है पता होनी चाहिए, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये क्वांटिटीज पता है ना, तो इनकी हेल्प से हम लोग कोई भी दूसरी क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और अगर मैं बात करूँ एनर्जी निकाल सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ससेप्टिबिलिटी हो गया, परमिएबिलिटी हो गया, और आप ले लो बहुत सारी यूनिट्स है। देखो नंबर ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स है। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं दैट आर फिक्स्ड कि ये 7 रहने वाली है। इसके अलावा जो भी दूसरी यूनिट होगी वो डेराइव्ड होगी, वो इनकी हेल्प से ही आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स। किसके थ्रू है? ये SI यूनिट्स के अंदर आती है। ठीक है, SI यूनिट्स के अंदर आती है। अब इसके अंदर एक चीज समझने जैसी है, नहीं उससे पहले हम लोग पढ़ लेते कि हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी है ना, इसके अलावा आती है 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स आती है जिनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। सिर्फ 2 है। फर्स्ट है उसके अंदर प्लेन एंगल एंड सेकंड है सॉलिड एंगल। क्या होता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल? प्लेन एंगल जो हम लोग बहुत ही बेसिक एंगल थीटा, साइन थीटा के अंदर पढ़ते हैं ना, थीटा क्या होता है वो, ये हमने ले लिया कि हमको ये एंगल निकालना है। किसी भी सर्कल का कोई भी आप पूरा सर्कल ले लो, इसका एक छोटा सा पार्ट हमने ये ले लिया और हमें बताना कि कितना एंगल होगा ये, तो इसको मैंने यहाँ पे जूम आउट कर दिया और यहाँ पे देखो ऐसा हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज आर्क। यही होता है आर्क, छोटा सा पार्ट हमने लिया है।
तो यहाँ अगर मुझे एंगल निकालना है ना, तो एंगल विल बी व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क को आप एस ले लो, एस अपॉन रेडियस आर, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेन एंगल। कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। क्या इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन, जिसको हम लोग RAD ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लेन एंगल हो गया। क्या डेफिनेशन है, ऐसा होता है। इसका फॉर्मूला कैसा आता है, डेफिनेशन ही फॉर्मूला है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RAD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी साइड है सॉलिड एंगल। अगर मैं बात करूँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है, तो जो प्लेन एंगल होता है ना, वो 2 डायमेंशनल एंगल को रिप्रेजेंट कर, 2D के अंदर हमने 2 लाइंस के बीच में लिया है, 2 प्लेन्स के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो वो हम लोग किसके अंदर ले लेंगे, प्लेन एंगल। लेकिन जहाँ मैं सॉलिड एंगल की बात कर रही हूँ ना, वहाँ मैं 3 डायमेंशनल व्यू की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल रूफ के कॉर्नर में मैं खड़ी हूँ, ठीक है, एक कॉर्नर पे मैं खड़ी हो गई। अब वो जो रूफ है ना, वो मेरे पे कितना एंगल डाल रही है, तो वो अगर मुझे निकालना है ना, तो वो किससे आएगा, सॉलिड एंगल से आएगा। कैसे, आप देखो, अगेन हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसा, लेकिन हम लोग 3D की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा ले लो, ठीक है, कुछ इस टाइप से, समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देखो कि अब हम लोग जो इस एंगल की बात करें ना, ये वाला जो एंगल होगा, ये हमारा होगा सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से, ठीक है। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। 3D की जब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल ले लिया मैंने कि मेरे ऊपर रूफ है, वो मेरे पे कितना, चारों तरफ से कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो टर्म होती है ना, मैं यहाँ पे हूँ, किसी कॉर्नर पे खड़ी हूँ, ऊपर रूफ है, अब ये मेरे पे कितना एंगल डाल रही है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला होता है हमारा सॉलिड एंगल, डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल इक्वल्स टू एरिया इंटरसेप्टेड, ये कितना एरिया इंटरसेप्टेड कर, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं DS, तो ये हो जाएगा DS अपॉन रेडियस, ये जो रेडियस है ना, ये वाली, इसका स्क्वायर, R का स्क्वायर, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है स्टे रेडियन, STRAD से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टे रेडियन। तो ये हो गई हमारी सारी फंडामेंटल यूनिट्स। उसके अलावा 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ ली, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या यूनिट्स होती है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें अभी कुछ आई ही नहीं है, ठीक है। अब मैं एक सिस्टम की बात बता देती हूँ कि जैसे कि अभी हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, ठीक है। तो जो 3 अपर जो फंडामेंटल यूनिट्स थी ना, दैट इज मास एंड मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो हमने जब ऐसा यूनिट पढ़ा ना, तो उसके अंदर हमें पता है कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, किलोग्राम, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम के लिए सेकंड। तो इसको हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MKS, ठीक है, ऐसे नहीं लिखो, नॉर्मल लिखो, MKS सिस्टम। MKS किस लिए बोला, M रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, K रिप्रेजेंट कर रहा है किलोग्राम को, और S रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, यानी सेकंड को, MKS। तो ये एक सिस्टम है। इसके अलावा 2 सिस्टम और होते हैं, एक ये MKS है ना, एक हो जाएगा CGS, और उसके अलावा एक हो जाएगा FPS। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने लेंथ को रिप्रेजेंट करा है मीटर से, CGS के अंदर हो जाएगा सेंटीमीटर, और FPS के अंदर हो जाएगा फुट, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे ये किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाउंड। यहाँ पे टाइम का जो है वो तीनों में सेम रहता है, लेकिन हम लोग मोस्टली सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, स्टडी हो गए, हम लोग मेनली किसके अंदर करने वाले, MKS सिस्टम के करने अंदर वाले, जिसके अंदर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड आएगा। लेकिन कहीं पे आपको CGS या FPS पूछ ले, तो आपका इनका कन्वर्जन पता होना चाहिए। वैसे बहुत ही डिफिकल्ट कन्वर्जन नहीं आएगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तीनों सिस्टम आपको पता होना चाहिए। MKS द मेन इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर हम लोग सारी स्टडी करने वाले, पर उसके अलावा CGS और FPS सिस्टम्स भी होते हैं। ओके, इसके अलावा क्या टॉपिक रहता है, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं मेजरमेंट। देखो हमने यूनिट्स के लिए मेनली बात कर ली, 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो डेराइव्ड यूनिट्स है ना, देखो वो तो जितना कराऊँ मैं कम है, अगर मैं 2 घंटे पे बैठ जाऊँ ना, तो भी सारी डेराइव्ड यूनिट्स कंप्लीट नहीं होने वाली है। वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आपको वेलोसिटी का कैसे निकालना है, एक्सीलरेशन कैसे निकालना है, वॉल्यूम, डेंसिटी,
एनर्जी, टेम्परेचर, एंगुलर मोमेंटम, सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट आनी चाहिए और बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं। अगर आपको उनके फॉर्मूलाज पता है, उनके कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, उसमें कोई भी बहुत बड़ा कोई तीर मारने वाला काम नहीं है। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं मेजरमेंट्स की। तो अभी तक हमने यूनिट्स कंप्लीट कर दिया। यूनिट्स के अंदर मेनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स ही थी। अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट का मतलब है कि हम लोग किसी टेक्निक या फिर किसी मेथड से कोई चीज़ को मेज़र कर रहे हैं। तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं। 2 मेथड क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है डायरेक्ट मेथड और एक होगा इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है डिफरेंस? अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब हमारे पास एक स्केल है, हमने ले लिया, मेज़र कर लिया, हमें आंसर मिल गया। फॉर एग्जाम्पल स्फेरोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया। आपको क्या करना होता है? आपके पास कोई वायर है, आपने करा, कैलकुलेट करा, निकल गया, ठीक है। उसमें आपको कोई अलग से बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपके पास डायरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कपड़ा है, उसकी लेंथ निकालनी है, तो आपके पास वो इंच टेप रहता है, इंच टेप से मेज़र कर दिया, 10 मीटर है, 9 मीटर है, मिल गया, लिख दिया, हो गया। तो ये जो मेथड्स होते हैं जहाँ हमारे पास डायरेक्ट टेक्निक है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है कि हमने यूज़ किया और हमें रिजल्ट मिल गया, वो जो मेथड्स होते हैं ना, वो होते हैं डायरेक्ट मेथड्स। और उसके अगर मैं बात करूँ दूसरे इनडायरेक्ट मेथड्स में, जहाँ आपको डायरेक्ट कोई आपके पास स्केल नहीं है कि आपने ले लिया और आपको रिजल्ट मिल गया, वहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। आप कैलकुलेशन करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। और बेसिकली ये वाले जो होते हैं ना इनडायरेक्ट, इसमें या तो बहुत ही ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस की हम लोग बात करें या बहुत ही स्मॉलर लेवल पे बात करते हैं। स्मॉलर लेवल का बात है मतलब एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर लेवल पे जब हमें डिस्टेंसेस निकालनी हो ना, तो हमारे पास कोई टेप नहीं होता। आप न्यूक्लियर के अंदर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻10 मीटर फर्मी, और इसके इस रेंज में होता है। इतना छोटा स्केल आपके पास नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको टेक्निक्स लगानी पड़ती है, नंबर ऑफ मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर एटॉमिक माइक्रोस्कोप्स, ये सारी टेक्निक्स होती है, वो मेथड्स यूज़ करके हम लोग वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके ऑपोजिट अगर हमें लार्जेस्ट डिस्टेंसेस की बात करें, मतलब हम लोग प्लैनेट लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्थ से सन के डिस्टेंस, अर्थ से मून के डिस्टेंस, मून से अर्थ की डिस्टेंस, मून से सन के डिस्टेंस, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मेथड्स हमको यूज़ करने पड़ते हैं। उनमें से एक मेथड आता है जो आपके सिलेबस में, दैट इज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड ये मेथड होता है जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लार्जर डिस्टेंस, लार्जर कैसे? फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं सन और अर्थ के बीच की सॉरी। तो हमें क्या करना? ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं बता देती हूँ कि थ्रू आउट द जर्नी, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कुछ स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से मुझे फॉलो करते, मुझे कमेंट करते और मुझे खुशी भी होती है, अप्रिशिएट करते, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है। तो उनमें से एक स्टूडेंट है साइंटिफिक रेहान, तो थैंक्स टू साइंटिफिक रेहान, वो उसने मुझे बोला भी था कि प्लीज़ मैम मेरा नाम लेना। डेफिनेटली मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो कीप सपोर्टिंग, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर करो, ऑनेस्टली सपोर्ट करो। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ डेफिनेटली। सो थैंक यू साइंटिफिक रेहान, एंड होपफुली अब आपको हो जाएगी। हाँ, मैंने नाम ले लिया, ठीक है। चलो अभी हम लोग वापस सिलेबस पे आते हैं। सो पैरेलैक्स मेथड लार्जर डिस्टेंसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसको समझने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें पैरेलैक्स वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है पैरेलैक्स वर्ड? सिंपल सा एग्जांपल है, जब मैंने डिटेल वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि आपको क्या करना। आप एक पेन को ले लो, ठीक है, एक आंख बंद करके देखो कि वो वॉल पे किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा, देन दूसरी आंख बंद करके पहले वाली को ओपन करो, देन सेम चीज़ ट्राई करो, तो आपको पता पड़ेगा कि पेन अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है वॉल पे। पेन को हमने एक ही लोकेशन पे रखा है, यहीं पे रखा है, लेकिन अलग अलग आइज से देखने पे वो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है वॉल पे। तो ये जो पैटर्न होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड। और इसी पैरेलैक्स मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे सन और अर्थ में। एग्जाम्पल लिया सन और अर्थ, कोई और दूसरी भी लार्जेस्ट डिस्टेंसेस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है और हम लोग अर्थ से खड़े खड़े दो अलग अलग पॉइंट से इसको देख रहे हैं। हमने यहाँ से देखा और हमने यहाँ से भी देखा, तो इन दोनों के बीच, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं बेसिस, या फिर रिप्रेजेंट कर लो डी से, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल हमें निकालना है
दूसरी चीज़ डिस्टेंस, ये हमने ले लिया कैपिटल आर, दोनों डिस्टेंस मैंने सेम क्यों लिया, बिकॉज हम लोग बहुत ही लार्जर डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस इज 15,70,000 किलोमीटर, या इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम। लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टेंस में आप देखो कि आप जब दो डिस्टेंस पे खड़े होंगे ना तो 5-6 किलोमीटर का फ़र्क आएगा। या मैंने 15,000 ले लिया या 15,007 ले लिया, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये दोनों डिस्टेंसेस को ऑलमोस्ट इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। इसको भी आर कंसिडर कर दिया, इसको भी आर कंसिडर कर दिया। ये डिस्टेंस इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं जो डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ हमारे पास 3 टर्म मिलेगी। सबसे पहला कितना एंगल बना रहा है, थीटा, दिस इज द डिस्टेंस आर, और ये हो जाएगा बेसिस टी। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हमें समझना जरूरी है। पैरेलल मेथड का कोई न्यूमेरिकल आएगा, या तो आपको एंगल पूछा होगा, या आपको पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछोगी, या फिर जो मेन पर्पस है ना इस मेथड को यूज़ करने का कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो निकालनी है। तो अब सिंपल सा जो प्लेन एंगल वाला फॉर्मूला है, थीटा इक्वल्स टू दिस बेसिस डी अपॉन डिस्टेंस आर, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब कोई भी दो चीज़ें गिवन है, दो पैरामीटर्स गिवन है, तीसरे पैरामीटर की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस पूछी आर तो आपको बेसिस और एंगल की वैल्यू गिवन होगी और आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक चीज़ समझने का है कि मैंने आपको बताया था कि जो थीटा होता है ना उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन, उसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको जब न्यूमेरिकल पूछेंगे तो उसमें 2-3 अलग अलग टर्म्स आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमको थीटा दे दिया, एंगल दे दिया 1 डिग्री, तो 1 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, कितना भी दे दिया, तो हमें इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना आना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि जो थीटा है उसकी ऐसा यूनिट कितनी है, रेडियन है। तो हमें ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। जो डिटेल वीडियो उसमें डिटेल से सारा कैलकुलेशन करके मैंने बताया, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज लिख दूँ। 1 डिग्री इक्वल्स टू 1.7 × 10⁻⁻2 रेडियन, ये इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा 2 टर्म्स और आती है, वन इज 1 आर्क मिनट और एक होता है 1 आर्क सेकेंड। इसकी वैल्यू होती है 2.9 × 10⁻⁻4 रेडियन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.8 × 10⁻⁻6 रेडियन। ये 3 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑफकोर्स डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, या फिर किसी न्यूमेरिकल में आपको दे दिया 1 आर्क मिनट, फिर दे दिया आपको डी की वैल्यू, अब आपको आर निकालना। तो आपको पता है कि थीटा की जो यूनिट है वो रेडियन है, तो हमें थीटा की वैल्यू रेडियन में चाहिए। तो अगर आपको कन्वर्जन आता है ना, आप इजीली वैल्यू करके एग्जाम ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये कन्वर्जन ही नहीं आ रहा है तो आप ये वैल्यू नहीं लिख सकते, उधर 1 वैल्यू नहीं लिख सकते। हमें थीटा जो ऐसा यूनिट्स है ना, मीटर, सेकेंड, उसी में कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर थीटा की जो यूनिट है वो रेडियन है तो हमें ये वैल्यू रेडियन में चाहिए ही होगी, तो वहाँ पे ये कन्वर्जन काम आएगा। चलो ठीक है। अब इसके अलावा हमने चलो पढ़ लिया पैरेलल मेथड की लार्जेस्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज होगा। अब कुछ यूनिट्स, कुछ टर्म्स आती है लार्जर डिस्टेंसेस के लिए। सबसे पहली टर्म आती है AU, 1 AU। जिस टाइप से हमने थीटा के अंदर कन्वर्जन पढ़ा ना, उसी टाइप से लेंथ के अंदर भी 2-3 टर्म्स आती हैं जो डायरेक्ट टर्म न्यूमेरिकल में आ सकती है। तो उसको आपको मीटर में, बिकॉज लेंथ, हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके अंदर आता है, लेंथ। लेंथ के लिए हमें क्या यूनिट चाहिए, मीटर चाहिए। तो अगर किसी दूसरी यूनिट में है ना तो हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उसके अंदर एक टर्म आती है 1 AU। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। एस्ट्रोनॉमिक यूनिट का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये होता है किसकी, 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के बीच में, या फिर मैं मोर प्रिसाइजली इसको बोलूँ तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, वो क्या होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर किसी न्यूमेरिकल को इस टर्म में भी दिया हो जहाँ आपको अगर कन्वर्जन आ गया तो आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज बैठे रह जाओगे। ठीक है, तो ये एक टर्म है। उसके अलावा हम लोग ले सकते हैं 1 AU हो गया, पार्सेक तो हो जाता है हमारा, ओके, 1 लाइट ईयर, 1 LY ऐसा लग रहा है ना, लाइट ईयर। LY का मतलब होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर की बात करें तो आपको लगेगा यार ये तो टाइम का होना चाहिए यूनिट, नहीं, ये टाइम का नहीं है, ये लेंथ का ही यूनिट है, डिस्टेंस का ही यूनिट है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में जो लाइट रेज होती है ना वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये कुछ होता है 9.77 × 10⁻15, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 10⁻16 मीटर लिखा है। उसके अलावा एक यूनिट होती है पार्सेक। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ
डिस्टेंस की लेंथ की सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3.46 LY, यानी 3.46 लाइट ईयर के बराबर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है। इसके अलावा हमारे पास एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। बट आई गेस ये सारी टर्म्स आपको पता होगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें, तो इनमें कोई याद रखने जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट थी, इनके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप मैं जो करवा रही हूँ उसमें कुछ छूटे नहीं। देखो, अगर कोई चीज़ आपको लग रही है ना नहीं समझ में आया, तो आपको डायरेक्ट जो हमारे डिटेल वीडियो है ना वो चेक करने पड़ेंगे। ये रिवीजन के पर्पस से, ये आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने के पर्पस से नहीं है, दिस इज फॉर रिवीजन। कि अगर आपने चैप्टर्स पढ़ लिए, बहुत अच्छे से समझ लिए, नाउ यू वांट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, देन ये आपका काम का है, अदरवाइज तो आपको वो तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आई थिंक एरर एनालिसिस आ जाएगा नेक्स्ट हमारा, यस एरर एनालिसिस, ठीक है। एरर एनालिसिस जहाँ से एक्चुअल में हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं क्लास 11 के। ओके, एरर एनालिसिस क्या होता है? एरर एनालिसिस और क्या होता है एरर, हम लोग नहीं बात करें नॉर्मली एरर क्या होता है। नॉर्मली एरर के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स में एरर की बात करें ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकल एरर्स। इसका मतलब किसी मेथड में, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आया। फॉर एग्जांपल, हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली एडजस्टेड नहीं है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल करते हो, लैब में जाते हो, तो आपने देखा भी होगा, फॉर एग्जाम्पल मीटर ब्रिज वाले या फिर ये गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर वाले, कोई भी आप जब प्रैक्टिकल करते हो, थोड़ा सा भी उसमें एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो रखा, वायरिंग प्रॉपर नहीं हो रखी होगी, तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो उस टाइप की जो एरर होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर। कुछ एरर होती है मेथड की वजह से, कि फॉर एग्जाम्पल आपने सही मेथड नहीं यूज़ किया है उस चीज़ को मेजर करने के लिए, दैट मेथड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो वहाँ पर भी हमें एरर के चांसेस होते हैं, तो वो मेथड की वजह से एरर होती है। कुछ होती है ह्यूमन एरर्स, की मेथड भी सही है, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, लेकिन हमने उसको करा ही नहीं है ढंग से, हमने उस मेथड को ढंग से हमको करना ही नहीं आता है, तो वहाँ पे जो एरर हो जाती है वो ह्यूमन एरर्स होती है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप की एरर्स हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, या फिर इन जनरल में एरर की डेफिनेशन बताऊँ ना, तो एरर क्या होगी हमारे फिजिक्स के अंदर? एरर हो जाती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हमें दोनों टर्म समझना जरूरी है कि ट्रू वैल्यू क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू क्या होता है। ट्रू वैल्यू मतलब जो आइडियल वैल्यू है, जहाँ पे जो हमें थियोरेटिकली पता है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। फॉर एग्जांपल वाटर पीएच, पानी का पीएच कितना होता है? 7 होता है। हमें पता है कि थियोरेटिकली इसकी वैल्यू 7 होती है, ओके, वी नो दैट। फिर हमें मेजर्ड वैल्यू, हम लोग किसी मेथड से, किसी टेक्निक से, किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं, वो आ जाती है 6.8। एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आना कि आपने थियोरेटिकली हमारे पास वैल्यू है 7 और हमने कोई मेथड लगा एग्जैक्ट 7, दैट इज़ वेरी वेरी रेयर, नहीं आता है इतना, ठीक है। 6.99 आ सकता है, बट 7 इज़ वेरी रेयर, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू है 7 और हमने मेजर कर दिया और 6.8 आ गया। तो इनके बीच की जो डिफरेंस आ रही है ना, दैट इज़ 0.2। तो ये हमारी एरर है। जो आइडियल वैल्यू होनी चाहिए, उससे हमने जो वैल्यू निकाली है, मेजर्ड वैल्यू बोलो या फिर ऑब्जर्व वैल्यू बोलो, जो हमने निकाली है, उसमें जो डिफरेंस आएगा ना, दैट इज़ व्हाट? एरर। और यहाँ पे हम लोग मेनली बात करने वाले हैं किसकी? एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सेम मॉड्यूलस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये 7 है और ये आ गया 7.2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 0.2 आएगा, तो एरर नेगेटिव में नहीं होगी। हम लोग एब्सोल्यूट ले लेंगे कि जो भी नेगेटिव आएगी ना, माइनस 0.2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव का 0.2, दैट इज आर एरर। नेगेटिव पॉजिटिव मैटर नहीं करता है, कितना डिफरेंस आ रहा है वो मैटर करता है, दैट इज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हमारे पास, अगर हम लोग, ये तो हमने बात कर ली इसकी डेफिनेशन की, कि एरर की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। एरर एनालिसिस या एब्सोल्यूट एरर हमें निकालने को पूछा है, तो कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमें डेटा दे रखा है A1, A2, A3, A4, मैं 4 ही लेके चलती हूँ, समझाने के पर्पज से इनफ है। A1, A2, A3, A4, ठीक है। सबसे पहले ये तो हमारी क्या हो गई? अलग अलग वैल्यूज, A1 हो गई, A2 हो गई, A3 होगी, A4। दीज 4 आर व्हाट?
मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आ जाएगी। अब ट्रू वैल्यू क्या होगी, जो ट्रू वैल्यू होगी ना दैट विल बी व्हाट, मीन ऑफ दीज 4 वैल्यूज A1 A2 A3 A4 डिवाइडेड बाय 4, इसका एब्सोल्यूट ले लेना अगर ये नेगेटिव आती है तो। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू हो जाएगी। 4 वैल्यूज जो हमें गिवन होगी सेपरेटली दैट आर दीज आर व्हाट, दीज आर मेजर्ड वैल्यूज या फिर ऑब्जर्व वैल्यूज, उनका जो हम लोग एवरेज निकालेंगे ना वो हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी। अब मैं अगर बात करूँ एब्सोल्यूट एरर की, तो अलग अलग एब्सोल्यूट एरर की सबसे पहले आएगी A1 माइनस, इसको हमने ले लिया फॉर एग्जांपल AM, मीन निकाला है ना हमने, एवरेज निकाला है तो AM ले लिया, A1 माइनस AM, A2 माइनस AM, A3 माइनस AM। आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज हम लोग एट दी एंड मॉड्यूलस लेने वाले हैं, तो अगर नेगेटिव भी आता है ना तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, हमको मॉड्यूलस लेना है। तो इसलिए ये हो जाएगा AM माइनस A2 AM माइनस A3। ये जो आ जाएगी ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। A1 के लिए अलग आएगी, A2 के लिए अलग आएगी, A3 के लिए अलग आएगी, A4 के लिए अलग आएगा। तो यहाँ पे पास हमारे पास 4 वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाएगी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये हमारे पास आइडियली जो डेफिनेशन होती है वो है, हमको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रही हूँ। 4 वैल्यूज़ गिवन होगी, ये वैल्यूज़ हो गए हमारे ऑब्जर्व वैल्यूज़। जब आप उनका मीन निकाल दोगे, एवरेज निकाल दोगे, वो हमारी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको एक एक का डिफरेंस निकालना है, मतलब जो मीन वैल्यू है ना उनको सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास अलग अलग क्या आएगा कि एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ जाएगी 3 4 जितने भी डेटा होंगे। अब आप अगर इन सब वैल्यूज़ का सम करोगे ना, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4, तो ये जो वैल्यू होगी ना वो हमारे पास हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो। इन सब का हमने सम ले लिया। अब जो इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है ना वो आती है रिलेटिव एरर। ठीक, क्या आती है, रिलेटिव एरर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपको अगर क्वेश्चन पूछता है ना तो आपको रिलेटिव एरर पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने ले लिया डेल्टा A का बार, ओके आप इसको M ले लो, ये भी मीन वैल्यू है ना। तो डेल्टा A मतलब जितनी भी एरर्स हमारे पास आई ना उनका हमने एवरेज निकाल दिया, वो हमें क्या मिल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें जब रिलेटिव एरर पूछा होगा ना तो वो होगा रेशियो मीन एब्सोल्यूट एरर का, यानी ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ना, मतलब ट्रू वैल्यू। ये जो टर्म है ना दैट इज इम्पॉर्टेंट, और ये हमारी हो जाती है क्या, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। जो भी हमने मीन निकाला था, सम निकाला था, इनिशियली जो वैल्यूज दे रखी थी उनका एवरेज, और ऊपर हमारे पास हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट। ये होती है हमारी रिलेटिव एरर। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, तो हमारे पास निकल के आ जाती है परसेंटेज एरर। ओके, तो बस एरर के अंदर इतने ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कोई भी एक न्यूमेरिकल लेके इसको सॉल्व करना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो थ्योरी से किसी चीज़ को पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप न्यूमेरिकल करके एक बार ज़रूर देखना तो आपको समझ में आएगा। ओके, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखो हम लोग एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई फॉर्मूला दे रखा है इस टर्म में A प्लस B, तो यहाँ पे जो एरर होगा ना उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। एक बार मैं सब लिख देती हूँ। सेकंड हमें फॉर्मूला दे रखा है A माइनस B। थर्ड हमें फॉर्मूला दे रखा है x इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B। फोर्थ हमें फॉर्मूला दे रखा है x इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B। ये हो जाएगा डेल्टा x इक्वल्स टू सेम डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A डेल्टा B अपॉन B। इसका भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हम लोग और ले सकते हैं, वो है x इक्वल्स टू A की पावर A अपॉन B की पावर B। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस A मल्टीप्लाई बाई डेल्टा A बाई A प्लस B मल्टीप्लाई बाई डेल्टा B बाई B। ये हमारे पास 4 फॉर्मूलाज है। अगर ये आपको 4 फॉर्मूलाज याद है, आप किसी भी टाइप की एरर निकाल सकते हो। इसके अलावा कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको नहीं मिलेगा, या तो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, इसके अलावा क्या ही हो जाएगा,
ठीक है। तो अगर a प्लस बी, मतलब हमें जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो देखा a प्लस बी, तो इसके अंदर जो एरर होगी ना वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो इन जनरल हमें जो इक्वेशन दे रखी होती है, जो एरर दे रखी है वो कैसे दे रखी होगी, फॉर एग्जाम्पल लेंथ है तो l इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 0.2, ये हमें इस टाइप से दे रखा होगा। तो ये जो है ना ये हो जाएगा l, जो मेन टर्म है ना ए बी, ये वाली हो जाएगी a, और जो प्लस माइनस में 0.2 आएगा ना ये आता है डेल्टा l। मतलब जो एरर होगी ना वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, और आपको फॉर एग्जांपल दे दिया b इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 0.3, ये हमें दो फॉर्मूलाज दे रखे। अब आपको पूछा है कि एरर निकालो किसके अंदर, l प्लस बी में एरर निकालो। l प्लस बी आएगा मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा प्लस वाला। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा करना है, एरर हो जाएगी डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा l प्लस डेल्टा बी, यानी इसको और इसको ऐड करना है, ये हो जाएगा हमारे पास एरर। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा दी हूँ। यहाँ पे मैं सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करवा सकती एक या कॉम्बिनेशन के, मैंने आपको बताया था दिस इज द वीडियो फॉर रिविजन पर्पस, ठीक है। तो अगर a प्लस बी आएगा तो हमारे पास एरर का कॉम्बिनेशन होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर a माइनस बी है सेम रहेगा, a मल्टीप्लाई बी बाई बी है तब क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और आपको सिर्फ एरर पूछिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना x से, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एरर आ जाएगी डेल्टा एक्स। सेम अगर a बाई बी है तो भी सेम होने वाला है। और एक रिलेशन आता है जब हमें पावर में दे रखा है ना, तो वो पावर एरर वाली टर्म में मल्टीप्लाई में आ जाती है। a है, a की पावर स्मॉल है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी इसके, और ये b के साथ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके। तो ये हमारे पास क्या है, एरर के कॉम्बिनेशन फॉर्मूलाज है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप करके देखना, आपको मजा आएगा, लिटरली मजा आएगा इसके एरर के क्वेश्चन करने पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एरर के फॉर्मूलाज हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़े, 3-4 टॉपिक और बचे, ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं हैं। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हमें एक डेटा गिवन होगा, नंबर गिवन होगा, और हमें फाइंड करना है कि उस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर होगा ना, हम लोग एग्जांपल लेके ही चलते हैं, इसके अंदर बेसिकली 5 रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स आपको समझ में आ गए तो आप कोई से भी नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला रूल होता है ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में SD लिख रहे हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 4 3 5 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स कितने, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 5। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। सेकंड, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका मतलब कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट है ना, उसके बीच में जो जीरो आ रहे हैं ना वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर होंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 325008। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, तो 1 2 3 4, तो हिसाब से 4 ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमने एक और रूल ऐड किया है कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आ रहे हैं ना, तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में कैलकुलेट होंगे। देखो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, इनके बीच में 2 जीरो आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर कैलकुलेट होंगे। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। थर्ड रूल इज ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। ऑल ट्रेलिंग जीरोस मतलब किसी नंबर के एंड में जो जीरो आ रहे हैं ना वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 23500। अब आप देखो 235 ये तो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। 00 ट्रेलिंग जीरोस का मतलब नंबर के लास्ट में एंडिंग जीरोस जो आ रहे हैं ना, ये 2, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो इस वाले में हमारे पास सिर्फ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 3 नंबर ऑफ। जो ट्रेलिंग जीरोस आते हैं ना वो नहीं आते। इसका रीजन क्या है कि अगर हम लोग किसी नंबर को 10 टू द पावर में लिख सकते हैं ना, तो वहाँ पे हमें
ज़ीरोज़ हम लोग काउंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिख दिया 235 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो। तो ये जो होता है ना, अगर हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो 10 टू दी पावर जो भी होगी ना वो सिग्निफिकेंट डिजिट का पार्ट नहीं होती है। पीछे कितने बचे? 3, और 3 ही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ इज इफ अ नंबर इज लेस देन 1 देन zeros after decimal and before non-zero digit are insignificant। काफ़ी लेंदी हो गया और बाप रे ये क्या बोल दिया, बहुत ही इजी है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी राइटिंग पे मत जाना इसको समझाती हूँ मैं। इफ अ नंबर इज लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट, ठीक है, लेस देन 1 is 0.0। इफ ए नंबर इज लेस देन 1 देन जीरोस आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद कोई जीरो आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 जीरो ले लिए, एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट, मतलब यहाँ से हमारा नॉन जीरो डिजिट आ गया 2 6 7। इस टाइप का नंबर 1 से छोटा होना चाहिए, डेसिमल के बाद में जीरो है, और नॉन जीरो से पहले जो जीरो है ना, तो वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होंगे। और यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 3। ये जो जीरो है ना, ये काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगेन सेम रीजन, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 6 7 इंटू 10 टू दी पावर 2 3 4 5 6 माइनस 6 लिख सकती हूँ। अगर मैं किसी नंबर को 10 टू दी पावर में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो जो 10 टू दी पावर है ना, वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होती है। मैंने अभी बताया था। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो इसका मतलब ये जीरो हमारे पास हमारे लिए वैल्यू नहीं करता है, ये हम लोग इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करेंगे। एक लास्ट रूल और रहता है, वो है ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब देखो, अभी हमने क्या बोला था, जो हमारा थर्ड नंबर रूल था, कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर कैलकुलेट नहीं होते। हमने एग्जांपल भी लिया था कि 4 3 5 0 0, तो ये दोनों जीरो इसके अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 जो डिजिट होंगे ना, वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। लेकिन अगर मैं डेसिमल नंबर की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डिजिट है वो है 4 पॉइंट, चलो मैं 2-3 एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपको, 5 6 एंड 00, दूसरा ले लेते हैं 00 5 6 00। हमारे पास 2 नंबर है। अब आप बताओ कि इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होंगे। सबसे पहला देखो, क्या ये नंबर 1 से छोटा है? सबसे पहले हमको देखना है कि डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि वो नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन क्या ये 1 से छोटा है? नहीं है 1 से छोटा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 4 0 0 5 6 0, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा देती ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होते 3 और 2 5, सॉरी 6 होते। पीछे के 2 हमारे पास नहीं होते, बिकॉज ट्रेलिंग जीरोज जो होते हैं, अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते। लेकिन जैसे ही डेसिमल लग जाता है ना, तो जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं ना, वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज डेसिमल के बाद कोई नंबर है 0.0 कुछ भी 5 6 0 0 0 0, तो जो पीछे जितने जीरो लगते हैं ना, वो बताते हैं कि हमारा नंबर कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, 0.56000001, अगर मैं सिर्फ 0 0 लगा देती तो इतना प्रिसाइज नहीं होता, लेकिन अगर 0 0 0 1 लगा, इसका मतलब कितना अच्छा है, कितना रिजल्ट इतना एक्यूरेट, इतना प्रिसाइज है। तो कितना प्रिसाइज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेलिंग जीरोज होते हैं डेसिमल नंबर के केस में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम लोग उसको 10 टू द पावर में लिख सकते हैं। डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोज इंपॉर्टेंट है। अगर डेसिमल वाला नंबर 1 से ज़्यादा है
तो वहाँ पे हमारे पास ये इनिशियल जीरोस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन नंबर 1 से छोटा है तो इनकी भी वैल्यू नहीं है। रूल्स को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाला एग्जाम्पल ले लो, 1 से छोटा है तो स्टार्टिंग के जीरोस मैटर नहीं करते, लेकिन पीछे वाले जीरोस इंपॉर्टेंट है, ट्रेलिंग जीरोस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रिसाइज वैल्यू हमें देता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 बेसिक रूल्स हो गए, इसके अलावा कोई भी रूल नहीं। अगर ये 4 रूल अच्छे से 5 रूल अच्छे से समझ में आ गए, किसी भी नंबर से आप सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल सकते हो। ओके, एक इसके अंदर छोटा सा पॉइंट रहते हैं कि अगर हमें कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन गिवन है, ऑपरेशंस गिवन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, और वहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है तो कैसे करना है। तो इसके अंदर 2 सिंपल से रूल है। अगर मैं बात करूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमें 2-3 नंबर दे रखे 1 2.23 प्लस 2.1 प्लस 3.768। तो आपको सिंपली जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है ना, उसको लगा के आपको इसका रिजल्ट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सही नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली रिजल्ट लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वल टू 7.737894। हमारे पास ये रिजल्ट आया, मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन अब आपको दिखना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ना, वो तो ऐसे नहीं होगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको देखना होगा कि जो मेरे पास डेटाज है ना इनिशियली थी, उसमें वो नंबर निकालना है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। सबसे कम डिजिट किसमें, इसमें 1। तो हमें हमारे रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लेना है, तो हम लोग लेंगे 7.7। ठीक है, ले लिया। अब आपको देखना है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो उसमें रूल अलग लगता है। सबसे पहले लीस्ट डेसिमल नंबर वाली देखो कि डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसमें, वही हमें रिजल्ट में निकालना, और फिर हमें सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करना है। अगर आप इसके अंदर राउंड ऑफ भी लगाते हो ना, तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, फिर अगेन रिजल्ट तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं लूँ मल्टीप्लाई और डिविजन वाला, कि ऐसा कुछ केस है, तो उसमें क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या होगा, जो भी डेटा होंगे, फॉर एग्जांपल 2.37 इंटू 1.78, इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो कैसे कैलकुलेट होगा, आपको देखना है कि हमारे ऊपर जो डेटाज है इसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, किसमें, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो जिसमें कम होगा ना, हमारे रिजल्ट में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट उतने ही होने चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें देखना है कि लीस्ट डेसिमल नंबर के डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसमें है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको देखना है कि जो भी डेटा है ना, उसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, इसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है, इसमें कम डेसिमल रखना है। ये रूल है हमारे पास। सिंपली प्लस माइनस के अंदर कम डेसिमल नंबर रखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमारे पास कम सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है। तो इसको याद करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज जब एक साथ में 10-15 रूल आ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है ऐसा मिक्स हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ट्रस्ट में, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है राउंड ऑफ। ठीक है, कि राउंड ऑफ करना कैसे। अब हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है, हमें राउंड ऑफ करना है तो क्या रहेगा, तो राउंडिंग ऑफ या राउंड ऑफ बोल दो। इसके अंदर भी हमारे पास रूल्स है। अगेन देखो, ये चीज़ें आपने पढ़ चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़े हो, तो रूल्स तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही रूल्स का। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मैं अगेन बोल रही हूँ, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग सब चीज़ों को बहुत कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ रहे, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कोई चीज़ छोड़ूँ नहीं। वैसे वन शॉट वीडियो में इतना डिटेल होता भी नहीं है, लेकिन अगेन आई एम ट्राइंग कि मैं जितना कवर कर सकूँ ना, उतना कवर करूँ। राउंड ऑफ करना है, बहुत ही बेसिक रूल है। सबसे पहले क्या रूल है, कोई नंबर ले लो, हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 7.8658। अब हमें देखना है इसके अंदर राउंड ऑफ करना है। सबसे लास्ट नंबर को देखो, सबसे लास्ट नंबर को देखो। अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो इससे आगे वाले नंबर को 1 ऐड कर दो, यानी ये हो जाएगा 7.866। और इसकी जगह अगर एग्जाम्पल होता है 7.8654। अगेन लास्ट वाले नंबर को देखो, अगर ये 5 से कम है तो इसके पीछे वाले नंबर को एज इट इज छोड़ दो, कुछ भी चेंज नहीं करना, 865। लेट मी चेक, ये माइनस होता है या प्लस होता है, या अनचेंज्ड ही होता है। तो ये 2 रूल है हमारे पास। अगर नंबर लास्ट वाला नंबर 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले नंबर को 1 ऐड कर दो, और अगर लास्ट वाला नंबर 5 से छोटा है तो आगे वाले नंबर को एज इट इज छोड़ दो, पीछे वाले को हटा दो। ये हमारे पास 2 रूल है।
लेकिन तीसरा रूल आता है कि अगर हमारे पास ये नंबर 5 ही है तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे 2 रूल आएगा, यहाँ पे भी अगेन 2 रूल आएगा। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ। ओके देखो, अब अगर ये लास्ट वाला नंबर हमारा 5 है, इसको चेक करो, ठीक है। तो अब देखो, पहले हमें पता था कि 5 से ज़्यादा है तो क्या करना है, ऐड करना है, 5 से कम है तो एज इट इज छोड़ना है। लेकिन अगर अब 5 ही है तो क्या करना है, तब आप देखो इसके पहले वाला नंबर इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इवन ले लेते हैं 8 6 4 5, लास्ट वाला नंबर 5 है, आगे वाला नंबर क्या है, इवन है। इवन है तो हमें कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज छोड़ दो, 7.864, पीछे वाले को ड्रॉप कर दो और ऐसे लिख दो, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। लेकिन अगर ये नंबर क्या है, ऑड है ना, तो आपको एक ऐड करना, ये हो जाएगा 866, ठीक है। सिंपल सा रूल है, अगर पहले वाला नंबर इवन है तो कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, और अगर आपका नंबर ऑड है तो आपको +1 कर देना चाहिए। लास्ट वाले को, सारे के सारे केसेस में जो लास्ट वाला डिजिट है, जो अनसर्टेन डिजिट है ना, उसको हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं चेंज करने के बाद। अगेन लास्ट वाले डिजिट को चेक करो, 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करो, 5 से कम है तो एज इट इज छोड़ दो। 5 है और इवन है पहले वाला तो एज इट इज छोड़ दो, और ऑड है तो +1 कर दो, लास्ट वाले को ड्रॉप कर दो। ये हमारे पास बेसिक रूल्स है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये राउंड ऑफ नंबर्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। डायमेंशन एनालिसिस देखो, हमें पता है कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, मैंने आपको MKS, FPS, CGS सिस्टम बताया, तो हमें पता है कि 3 वैल्यू आएगी, MKS, हम लोग MKS लेके ही चल रहे हैं। अगर अब मुझे किसी क्वांटिटी का, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वॉल्यूम, ठीक है, सबसे इजी लेके चलते हैं वॉल्यूम, इसका डायमेंशन लिखना है, इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखना है, या फिर हम लोग बोलेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वो कैसे लिखना है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आप इसको MKS की टर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब कोई भी हमारे पास टर्म है, फॉर एग्जांपल वी हैव वॉल्यूम, कोई भी पैरामीटर है, सबसे पहले हमको उनको 3 सिंपल, या फिर हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में चेंज करो उसको। जो भी फॉर्मूला में गिवन है, चाहे वॉल्यूम गिवन है, एनर्जी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में चेंज करो। वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं, L3, यही लिखते हैं इन जनरल, हम लोग यही लेके चलते हैं। वॉल्यूम मतलब जो भी साइड है उसका क्यूब, L3। इसके अलावा टाइम, मीटर, करंट कुछ आता नहीं आता, तो सिंपल L3 आता है। तो अब हमारे पास इसमें हमने इसको M क्या ऐसे होना चाहिए, MLT। जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, वो इस टर्म में होता है, मीटर, लेंथ, टाइम, MLT। सबसे पहले अगर आपके पास और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल करंट वगैरह का आता है, तो वहाँ हमारे पास IB आएगी, तो हमें IB इंक्लूड करना है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, L3 आ रहा है, तो अब हमें इस टर्म में लिखना है। M है यहाँ पे, मास नहीं है, टाइम है नहीं, सिर्फ L है, वो भी कितना है, क्यूब, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। ये हो जाएगा हमारा क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए। अब अगर मैं बात करूँ डेंसिटी, डेंसिटी कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी M होता है और L कितना है, सॉरी वॉल्यूम कितना है, L3, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ML⁻³ लिख सकती हूँ। ये हमारे पास आ गया फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसकी टर्म में। अब आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, M कितना है 1, L कितना है -T 0 है, या तो 0 लिख दो, मत लिखो, दोनों ही चलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी L1 और T कितना 1, यही होता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, L1T⁻⁻1 लिख सकते हो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M0 L1T⁻⁻1। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस टाइप से आप सबका निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं कि जो डायमेंशनल टर्म्स होती है ना, डायमेंशनल फॉर्मूलाज है, उसके अंदर अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उसके अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ होगा, वहाँ पे ये टर्म होती है कि
दो पैरामीटर्स को, दो टर्म्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली सेम हो। सेम का मतलब फॉर एग्जांपल वी हैव s इक्वल्स टू, जो मैंने मेरे डिटेल वीडियो में भी बताया, s इक्वल्स टू हाफ AT²। तो आप यहाँ पे देखो s मतलब डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस, और मैंने यहाँ पे ये दो टर्म ऐड करी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए इन दो टर्म को ऐड करा है ना, तो मैं डिस्टेंस, इनका भी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ही होना चाहिए। समझ में आया? मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, ये तब पॉसिबल है, तभी हमारे पास ये फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। और हम लोग डिस्टेंस को ही डिस्टेंस में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है डिस्टेंस को हमने टाइम में ऐड कर दिया, टाइम को हमने फोर्स में ऐड कर दिया, फोर्स को हमने मोमेंटम में ऐड कर दिया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस को डिस्टेंस में ऐड कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं, टाइम को टाइम में ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये दोनों चीज़ें ऐड हो रही है ना, तो ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, और सेम होके क्या बन रही है, डिस्टेंस बन रही है। तो इसका मतलब ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। कैसे है देखो, ये तो डिस्टेंस है, हमें पता है, ut डिस्टेंस है। कैसे, u क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, L1t -1 होता है, t क्या है, टाइम, यानी t की पावर 1, -1 +1 0 हो गया, पीछे क्या बचा, L1, और L1 क्या होता है, डिस्टेंस होता है। प्रूव हो गया। अब निकाल दो हाफ AT²। हाफ छोड़ो, हाफ का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। a यानी एक्सीलरेशन, यानी L1 t की पावर -2 ये एक्सीलरेशन होता है, t² +2 -2 0, पीछे क्या बचा, L1, ये भी क्या होता है, डिस्टेंस। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला मैथमेटिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ टर्म्स होती है जिनका डायमेंशन नहीं होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जांपल थीटा ले लिया, लॉग ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया, ठीक है। कुछ ऐसा फॉर्मूलाज जिनमें ऊपर और नीचे सेम टर्म आ रही। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग लेते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी अलग। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, दोनों की यूनिट सेम होगा, तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी m0 l0 t0। साइन थीटा, थीटा वाले टर्म्स का जीरो डायमेंशन होता है। लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, जीरो डायमेंशन होता है। इसके अलावा क्या चीज़ है, एक इक्वेशन है v इक्वल्स टू अल्फा x² प्लस बीटा t की पावर -1 गामा -1, मैंने डिटेल वीडियो में भी बताई थी। अगर मैं डायमेंशन रिलेशन को, एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझना चाहती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन है। अब मुझे यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन निकालना है और बीटा का डायमेंशन निकालना है और गामा का निकालना है। अल्फा, बीटा, गामा, तीनों का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालना है, मुझे पता है v वेलोसिटी है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आप देखो, मैंने आपको बताया था अगर कोई इक्वेशन में दोनों डायमेंशन सेम है ना, तभी वो ऐड हो सकती है। ये और ये इक्वेशन ऐड हो रही है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम है। और ये ऐड होकर क्या बन रही है, वेलोसिटी बन रही है। और मैंने आपको बताया वेलोसिटी में ही वेलोसिटी ऐड हो सकती है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, वेलोसिटी, ये भी क्या है, वेलोसिटी। इसका मतलब v इक्वल्स टू अल्फा x² इक्वल्स टू बीटा t -1 गामा -1 हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकती हूँ बिकॉज ये तीनों सेम है, डायमेंशनली सेम है। अब देखो, मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा इज इक्वल टू v अपॉन x² निकल सकता है। v क्या होता है, L1 t -1 और x² यानी L2, तो अल्फा आ जाएगा L की पावर -1 t की पावर -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, v इक्वल्स टू बीटा t -1 गामा -1। अब यहाँ पे आप सोचो कि यार मैं बीटा की वैल्यू कैसे निकालूँ, मेरे पास गामा की वैल्यू नहीं है। तो गामा की वैल्यू ईजी है, गामा -1, गामा के अंदर से मैंने माइनस करा है। मैंने आपको बोला था कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी हो सकती है जब वो दोनों सेम हो। तो इसका मतलब गामा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तभी तो वो आपस में ऐड हुई। और 1 का कोई डायमेंशन होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब गामा का भी डायमेंशन नहीं है और वो हो जाएगा m0 l0 t0 हो गया। तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन नहीं है, तो ये वाली चीज़ तो आप हटा दो। इसका मतलब v कितना आ गया, बीटा t -1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v अपॉन t -1, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप डायमेंशन एनालिसिस को स्टडी कर सकते हो। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करो इसके ऊपर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अब एक टर्म होती है हमारे पास कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है मतलब ये हो गया LHS और ये हो गया RHS।
अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ना तो ज़रूरी नहीं कि वो मैथमेटिकली भी करेक्ट हो। कैसे? देखो ऐसे E इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारी रियल इक्वेशन है। अब मैं लिख देती हूँ E इक्वल्स टू 13/12 एम वी स्क्वायर। अब डायमेंशन निकालो, इस साइड का डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन सेम आएगा, इधर भी इस साइड का डायमेंशन सेम आएगा, बिकॉज ये वाली जो चीज़ है ना वो डायमेंशन एनालिसिस में वैल्यू रखती नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखती, उसका डायमेंशन 0 होता है। तो दोनों ही डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन क्या मैथमेटिकली करेक्ट है? ये मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ना तो ज़रूरी नहीं कि वो मैथमेटिकली करेक्ट हो। दूसरी, अगर कोई इक्वेशन मैथमेटिकली ही करेक्ट नहीं है, मतलब मैथमेटिकली वो सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल E इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर 1/2, ये हमने कर दिया, तो क्या है मैथमेटिकली करेक्ट है? नहीं है, ये वैल्यू फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो अगर कोई इक्वेशन मैथमेटिकली ही गलत है ना तो डायमेंशनली तो वो सही हो ही नहीं सकती है। ठीक है, 2 रूल्स है, डायमेंशनली करेक्ट है तो मैथमेटिकली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर मैथमेटिकली ही गलत है ना तो डायमेंशनली तो सही हो ही नहीं सकती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 रूल्स हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने जैसा नहीं है, अब थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब एक लास्ट चीज़ रहती है कि आपको डायमेंशन रिलेशन निकालना है, उसमें थ्योरी जैसा कुछ नहीं, न्यूमेरिकल करो। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। आपको दे दिया ये रिलेशन है, ठीक है। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो आप निकालो क्या रिलेशन निकलेगा। हमें सिर्फ क्वेश्चन में इतना गिवन है कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड लेंथ एंड एक्सीलरेशन, इन तीनों के प्रोपोर्शनल है। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एम एल एंड जी, ये प्रोपोर्शनल है, लेकिन इससे रिलेशन क्या निकलता है वो हमें निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, हम सॉरी लाइट चली गई है, लेकिन थोड़ा सा बचा है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वरना वेट करना पड़ेगा कब आएगी। तो देखो, हमने ये रिलेशन निकाला है, तो हमें पता है LHS जो होता है ना वो t की पावर 1 है, सिर्फ टाइम बोला तो t की पावर 1 हो जाएगा। इक्वल्स टू RHS किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? m के ऊपर, l के ऊपर और एक्सीलरेशन के ऊपर। अब इनकी क्या पावर है वो हमें नहीं पता है कि एक्सीलरेशन का स्क्वायर है, l का स्क्वायर है, 1 है, ट्रिपल है, क्या है वो नहीं पता, तो हम लोग सिंपली लिख देते A B C, लिख दिया। अब बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। देखो, आपको पता है कि m क्या होता है, सिंगल है, m 1 पूछा है, सिर्फ मार्क पूछा है, तो m की पावर A। l लेंथ भी कितना है, सिर्फ l की पावर b। लेकिन एक्सीलरेशन का अपना अलग डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, L1 t की पावर -2 की पावर c हो जाएगा। अब आप देखो, इसको कैलकुलेट करो, तो टोटल में करूँ तो m सिर्फ एक जगह आ रहा है, तो m की पावर a हो जाएगा। l कितनी जगह आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हो जाएगा b, और यहाँ पे +1 है तो +c। t कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है, t की पावर -2 और मल्टीप्लाई बाय c, तो माइनस का 2c, और LHS में हमारे पास क्या है, t की पावर 1। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। देखो, क्या इधर a की कोई पावर आ रही है? एक सेकेंड, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो आप देखो, क्या हमारे पास LHS में m की पावर a है, लेकिन क्या LHS में m आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मतलब a की कोई पावर नहीं, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, m0 L0 t की पावर 1। अब कंपेयर करो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। m की कोई पावर इधर नहीं है, मतलब a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a l पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये जो टाइम है ना वो m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, t इज प्रोपोर्शनल टू √L/g, ये फॉर्मूला होता है और ये रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। अब आप आगे देखो, l की पावर की बात करें तो b + c, और इधर कितना है 0। वहाँ बात करें t की पावर -2c इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास मिल गई -1/2। अब c की वैल्यू निकल गई, तो अब देख लो b + c इक्वल्स टू 0 है, यानी b इक्वल्स टू -c है, तो b हमारे पास क्या आएगा, +1/2। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 0 है, b की पावर 1/2 है, c की पावर 1/2। आप अब ये रिलेशन लिखो तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू m की पावर a, m की पावर a यानी 0, प्रोपोर्शनल सॉरी, m की पावर 0, l की पावर क्या था b, b का मतलब है 1/2, और c की पावर g की पावर c यानी -1/2। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, t इज प्रोपोर्शनल टू √L/g।
जी हो जाएगा ना, देखो l की पावर +1/2 हो गई और g की पावर -1/2 हो गई। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल बताया जल्दी जल्दी कि इस टाइप से आप डायमेंशन रिलेशन भी निकाल सकते हो। आपको कुछ भी गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन कर दिया कि जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, आप रिलेशन निकालो। आपको पता है कि E = ½ mv² आना चाहिए, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप न्यूमेरिकल करोगे तब ये चीज़ें समझ में आएगी, देखो उससे पहले समझ में नहीं आएगी। तो आई थिंक हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें इतना ही है। न्यूमेरिकल्स है, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स है, आप प्रैक्टिस करो। कहीं प्रॉब्लम आती है, आई एम हियर, आप मुझे पूछो, ठीक है। आप मुझे बताओ कि इस न्यूमेरिकल में, इस पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ ये न्यूमेरिकल्स करवा दो। बिकॉज मैं आपको पहले भी बताया है कि एक एक चैप्टर पे 1000 न्यूमेरिकल्स निकल सकते हैं। अगर मैं वो करवाने बैठ गई ना तो हो गया अपना सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं बुक्स में, नोट्स में, सारे प्रैक्टिस करो, तब आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया और हमारा वीडियो भी। ठीक है, तो अभी हम लोग रैप करते हैं यहाँ पे हमारा वीडियो, और अच्छे से वीडियो को देखना, कहीं प्रॉब्लम आती है डिटेल वीडियो उसमें जाके चेक करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का 1 शॉट लेके आएंगे विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड आई थिंक इट इज़ मोशन इन अ प्लेन। तो वो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।